नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 20 जुलाई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। ऐसे टॉपिक हैं जहां से सीधा सा सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। एक डिजिटल प्रोटेक्शन को लेकर, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर एक एक्ट पारित किया गया है लोकसभा से, उसको भी हम लोग देखेंगे। पेरेंटल कंट्रोल को भी समझेंगे और भी कई सारी चीज़ें हैं। यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो अपना पद छोड़ रहे हैं, उसको भी देखेंगे कि यूपीएससी का चेयरमैन किस प्रकार से अपना पद त्याग करता है। और भी कई सारे ऐसे न्यूज़ नेशनल इंटरनेशनल जहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़िएगा। पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। निबंध के लिए आज से ही हमारा अलग ग्रुप शुरू हो रहा है। इस वीडियो के बाद ही, न्यूज़ वीडियो के बाद मैं रोज़ सवाल देता हूं, तो उसी में आज निबंध ग्रुप में भी सवाल दूंगा। आज से ही शुरू हो रहा है, 2 महीने के लिए चलेगा ये ग्रुप और इसमें आपको निबंध लेखन करना पड़ेगा और रेगुलर चेक होगा। आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा 2 महीने में, इतना तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। उसके अलावा 71 बीपीएससी आंसर राइटिंग का भी चलता है, 70 बीपीएससी का भी चलता है और पीटी के लिए टेस्ट सीरीज़ भी चल रहा है। तो अगर आपको किसी में भी शामिल हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। जहाँ पर आपकी इच्छा हो आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक दिए हुए रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेडलाइन देखिए क्या है, और हेडलाइन से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि टीआरई का कल पेपर हुआ है। टीआरई का कल पेपर हुआ है। कल चेयरमैन ने फिर से रिपीट किया है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा 70 बीपीएससी का, ये आने वाले जितने भी बीपीएससी के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम होंगे उन सभी में यही पैटर्न को अपनाया जाएगा। पैटर्न क्वेश्चन को लेकर मत गेस कीजिएगा। टीआरई का लेवल अलग होता है और बीपीएससी का लेवल अलग होता है। तो सवाल का स्तर जो होगा वो 69 या 68 बीपीएससी जैसा ही होगा। अगर हम मोस्टली देखेंगे तो 69 जैसा ही होगा आपका पेपर का स्तर। लेकिन पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या पेपर के जो सेट तैयार करेंगे उसमें परिवर्तन की मुख्य रूप से बातचीत कर रहे थे। कल भी आयोग के चेयरमैन ने बातचीत की है। कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि ये कोई ज़्यादा बड़ा इन्फॉर्मेशन हुआ क्या कि जो आप मुझे बता रहे हैं। बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन है ये, आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है। तो आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। आपको पता तो होना चाहिए कि किस प्रकार का एग्ज़ाम का पेपर होगा। अगर अवेयर नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में। इसलिए जो भी चीज़ है आपको पहले ही बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का टेक्निक अपनाया जाएगा, जो कि कहीं नहीं अपनाया जाता है सिविल सेवा में, कहीं पर भी नहीं होता, पूरे देश में कहीं नहीं होता पीटी एग्जामिनेशन नॉर्मलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर अपनाया जाएगा नॉर्मलाइजेशन का, और मल्टी सेट पेपर हो सकते हैं। इस तरह की बातें की हैं किसने, तो चेयरमैन ने की है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था। टीआरई के पेपर जो हुआ है इसमें एक चीज़ का बहुत ही बड़ा बदलाव है। पिछले साल का स्तर और इस साल के स्तर में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। अगर आप पॉलिटी के सवालों को देखेंगे तो शानदार सवाल हैं, काफ़ी अच्छे स्तर के सवाल हैं। बीपीएससी का लेवल पॉलिटी का कई बार उससे आसान रहता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस करंट के सवाल जो हैं इनको ज़रूर हल कर लें। टीआरई के जितने पेपर होंगे उन सभी में से इनको ज़रूर हल कर लें, इनको ज़रूर ही हल कर लें। ख़ास तौर से पॉलिटी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट के सवाल जो होते हैं उनको ज़रूर देख करके जाइएगा। देखिए हेडलाइन क्या है आपका कि तो माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम है जो पूरे दुनिया भर में ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर उपयोग किया जाता है। चाहे वो प्लेन की सर्विस हो, प्लेन हो, एयरपोर्ट पर, उससे लेकर स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं वहाँ पर, उसके अलावा बैंकों में सभी जगहों पर माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम उपयोग किया जाता है। क्लाउड बेस्ड सिस्टम होता है जो सभी जगहों से इंटरनेट के द्वारा जुड़ा हुआ और ऑपरेट किया जा सकता है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप आता है जो ऑफिस पर्पस के लिए होता है। ऑफिस में यूज होता है, ख़ासतौर से प्राइवेट सेक्टर में और आईटी सेक्टर में बड़ी मात्रा उपयोग की जाती है। इसमें क्या हुआ तो एक कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। उसने माइक्रोसॉफ्ट के ऐप के लिए, जो क्लाउड बेस्ड ऐप हैं, उसके लिए एक अपडेट जारी किया और उस अपडेट को कॉन्फ़िगर करने के दौरान, उस अपडेट को इंस्टॉल करने के दौरान कुछ गड़बड़ी हो गई, जिसके कारण से बैक एंड और जो फ्रंट हैंड है कंप्यूटर का होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के निर्माण में या कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं तो 2 स्तर पे काम कर रहा होता है, बैक एंड और फ्रंट एंड। तो बैक एंड और फ्रंट एंड के बीच में जो रिसोर्स का आदान प्रदान होता था वो बंद हो गया, जिसके कारण से जो कंप्यूटर हैं वो शट डाउन हो रहे थे या फिर वो ब्लू स्क्रीन बना रहे थे, ब्लू स्क्रीन बन जा रहा था जिस पर कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था।
तो इसको ज़रा ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये छोटा सा चीज़ है। इससे क्या पता चलता है आपको? इससे पता चलता है कि एक कंपनी है जिसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है पूरे दुनिया के ऊपर में, कि अगर उस कंपनी में खराबी आ जाती है तो पूरे दुनिया भर की प्लेनें, कल 1400 विमान को कैंसिल किया गया है, 1400 विमानों को कैंसिल किया गया है। उसके अलावा बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ा है। कई सारे न्यूज़ चैनल अपना न्यूज़ प्रसारित नहीं कर पा रहे थे, अमेरिका के न्यूज़ चैनल बड़े बड़े। उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तो प्रभावित हुआ ही है। तो ये क्या दर्शाता है कि एक कंपनी की मोनोपोली है। मोनोपोली क्या बोले, अच्छा प्रोडक्ट बनाया जिस पर आधी से ज़्यादा दुनिया का कारोबार स्थित है। आईटी उद्योग से लेकर, रेलवेज से लेकर, एरोप्लेन से लेकर, उद्योग धंधों से लेकर, सप्लाई चेन पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है? तो माइक्रोसॉफ्ट के बनाए हुए सिस्टम पे। एक दिन मैं आपसे शिक्षा प्रणाली की बात कर रहा था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली और अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में क्या फ़र्क है। अमेरिका क्यों सुपर पावर है? तो हथियारों के बदौलत नहीं है, हथियार बनाने की तकनीक के बदौलत वो सुपर पावर है। वो माइक्रोसॉफ्ट के बदौलत सुपर पावर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एप्पल के बदौलत सुपर पावर है, जिसके थ्रू वो दुनिया भर के मार्केट को डोमिनेट करता है। समझिएगा इस पैटर्न को कि अमेरिका के पास में वास्तविक शक्ति क्या है। जो दिखता है वो नहीं है, एरोप्लेन नहीं है उसकी शक्ति, एरोप्लेन बनाने की कैपेसिटी है उसकी शक्ति। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कौन सी कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है? तो क्राउड स्ट्राइक करके एक कंपनी है, क्राउड स्ट्राइक करके कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को साइबर सिक्योर बनाने में मदद करती है। और यही जो इसने अपडेट एक जारी किया माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म के लिए। माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन जो क्लाउड बेस्ड सर्विस है, एज्योर करके है, शायद मुझे अगर नाम याद नहीं आ रहा हो तो उसके लिए माफ़ी, उसी के लिए इसने अपडेट जारी किया। और उस अपडेट को कॉन्फ़िगर, आपने किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया कंप्यूटर पर, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ना। उसी कॉन्फ़िगर करने के दौरान में कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ खामियां आ गई, जिसके कारण से इतना बड़ा कल देखा गया पूरी दुनिया भर में। इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अपना मूल टॉपिक जो उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा न्यूज़ और है कि बांग्लादेश में आरक्षण के इशू के कारण से अनरेस्ट पैदा हो गया है। बहुत ही भारी स्तर पर 105 लोग मरे हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो राज्य सरकार वहाँ की, जो वहाँ बांग्लादेश की सरकार है, सरकार समर्थित जो न्यूज़ चैनल थे उनमें आग लगा दी गई। बहुत ही भारी स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये वाकई बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर आपको पता भी तो होना चाहिए कि भाई विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, तो 1971 का जो वॉर है, जिसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था इनको। इस वॉर में शामिल लोगों के लिए हर देश में होता है, आप अपने देश में भी है कि भाई फ्रीडम फाइटर्स के बाल बच्चों को थोड़ी बहुत आरक्षण दी जाती है ना। तो जैसे उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको उत्तराखंड राज्य को अलग करने में आंदोलन करने वाले लोगों को दी जाती है। झारखंड में भी आई थिंक इस तरह का होगा कुछ। तेलंगाना को जो अलग किया तो उस आंदोलनकारियों के लिए भी कुछ सीटें रखी जाती हैं। तो 1971 के जो वॉर है, बांग्लादेश वॉर है, जिसमें भारत सरकार ने मदद किया था बांग्लादेश को अलग देश बनने में। इस वॉर में जो व्यक्ति शामिल थे उनके परिवारों को 50% का आरक्षण दिया जाता है। कहाँ पर? तो सिविल सेवा में, वहाँ पर 50% का। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये मार्च जो है इसलिए किया गया क्योंकि देखिए इन्होंने बोला है कि मार्च दिस मंथ हैज़ कॉल्ड फॉर ए एंड टू कोटा सिस्टम दैट रिजर्व मोर देन हाफ ऑफ सिविल सर्विसेज पोस्ट फॉर स्पेसिफिक ग्रुप। जो 1971 के लिबरेशन वॉर में शामिल हुए थे उनके बाल बच्चों के लिए 50% का सिविल सर्विसेज और जो सरकारी नौकरी होती है अलग अलग प्रकार की, उनमें उनके लिए रिजर्वेशन किया गया है। इसी को एंड करने के लिए वहाँ के युवा और स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया। अब कुछ बाहरी ताकतों ने भी उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, जैसे कि पाकिस्तान का नाम आ रहा है कि वो इसमें काफ़ी ज़्यादा भागीदारी निभा रहा है बांग्लादेश को अनरेस्ट करने में। वैसे बांग्लादेश की सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्यों योगदान है भाई? क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र एक तरह से ख़त्म कर दिया उन्होंने। विपक्ष विहीन राजनीति कर रहे हैं, और विपक्ष विहीन जब राजनीति होती है तो देश में हिंसक प्रदर्शन होते हैं। इसलिए विपक्ष हमेशा देश में रहना चाहिए। लोगों का जो अनरेस्ट होता है ये विपक्ष के द्वारा आवाज़ बनकर सरकार तक पहुंच जाती है और देश में दंगे फसाद होने से बच जाते हैं। समझिएगा इस पॉलिटिकल सिस्टम को जो बहुत ही कसीदे से बनाया गया है, लोकतंत्र नाम की चीज़ को। इसीलिए सबसे अच्छा इसको सिस्टम माना जाता है। अगर लोकतंत्र रन कर रहा है तो उसमें कभी हिंसक प्रदर्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि कौन सा एक्ट है और मैं क्या बात कर रहा था, कौन सा एक्ट में पेरेंटल कंट्रोल क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं थोड़ा। देखिए इसको कहा जाता है DPDP अधिनियम 2023, माता पिता की सहमति का मुद्दा।
ये अधिनियम इसको कहा जाता है। क्या होता है ये, किस प्रकार से इसका क्या प्रावधान है, क्यों ये चर्चा में है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। पेरेंटल कंट्रोल, पेरेंटल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जब आपके फ़ोन में भी होगा, टैब में भी होगा, नेटफ्लिक्स पर अगर आप लॉगिन करते होंगे, उसका सब्सक्रिप्शन लिया होगा, तो वहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं कि आप बच्चों के लिए तो नेटफ्लिक्स को लॉगिन तो नहीं कर रहे हैं ना, तो आप अगर बच्चों वाला दिखा देंगे तो केवल उसी प्रकार का कंटेंट आपको दिखाएगा। यानी कि क्या होता है, आजकल डिजिटली जो भी चीज़ें आ रही है ना, बच्चों के लिए उसमें पेरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन दिया जाता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, किस प्रकार से कौन सा सॉफ्टवेयर उनके लिए सही है, कौन सा वेबसाइट उनके लिए सही है, इन सभी चीज़ों को रेगुलेट कर दिया जाता है पेरेंटल कंट्रोल लगा के। कई सारे जो एंटीवायरस प्रदान करने वाली कंपनियां हैं, वो अपनी तरफ से भी पेरेंटल कंट्रोल देती हैं आपको। सभी वेबसाइट पर लगभग उपलब्ध होता है पेरेंटल कंट्रोल। क्या है, देखिए, हाल ही में जबकि उद्योग ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 का इसका सीधे अनुपालन ढांचे के लिए बड़े पैमाने पर स्वागत किया है। बच्चों के डेटा का संसाधित करने से पहले सत्यापन योग्य माता पिता की सहमति की आवश्यकता वाले प्रावधान ने उद्योग तथा सरकार के बीच विभाजन को जन्म दिया है। सरकार ने बोला है कि माता पिता की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए, जबकि उद्योग जो क्षेत्र है वो इसी पर अड़े हुए हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? डेटा सुरक्षा का अधिकार या व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा को जानने, नियंत्रित करने का अधिकार देता है। डेटा प्रोसेसिंग और सहमति अधिनियम में अनिवार्य किया गया है कि व्यक्तिगत डेटा को केवल व्यक्ति की स्पष्ट सहमति से ही प्रोसेस किया जा सकता है, उसके अलावा कहीं पर ही प्रोसेस नहीं किया जा सकता। अब इसका क्या तात्पर्य होता है, अब सुनिएगा ज़रा मेरी बात ध्यान से। जो लोग लाइब्रेरी जाते हैं उनके लिए ज़रा सुन लीजिएगा। लाइब्रेरी में जो आप अपना फ़ोन नंबर लिखा के आते हैं, आपको मैं एक बात बताता हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त लाइब्रेरी चलाते इसलिए मुझे पता है। बड़ी बड़ी जो कोचिंग है या जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे एडुटेरिया ने किया है ये चीज़, मैं मुंह पर बोल सकता हूँ, उनके जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी वालों से संपर्क करते हैं और उनको पैसे देते हैं पर फ़ोन नंबर के लिए। एक फ़ोन नंबर के लिए उनको 100 से 150 रुपये तक देते हैं। जो इससे भी बड़ी कंपनी है जैसे अनअकैडमी या और भी बड़ी कंपनी है, वो एक फ़ोन नंबर के लिए 300 रुपये देती है लाइब्रेरी वालों को। दिल्ली का मैं कह रहा हूँ, क्यों? फिर इन बच्चों को जो लाइब्रेरी जाते हैं, फिर इन बच्चों को वो मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे और उनको कन्विंस करेंगे कि आप हमारे कोर्स से जुड़िए, आप हमारे डेटा से जुड़िए। इसको क्या कहा जाता है? डेटा प्रोसेसिंग और सहमति। क्या लाइब्रेरी वाले ने आपसे सहमति ली कि आपका फ़ोन नंबर मैं दे दूँ किसी कंपनी को? लेकिन वो देते हैं। आपने कभी गौर किया है कि आप एक कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो 4 और कोचिंग से आपके पास मैसेज कहाँ से आने लग जाते हैं? तो आपके फ़ोन नंबर का और आपके नाम का, आपके डेटा का क्रय विक्रय किया जाता है, जो अनाधिकृत है, जो इलीगल है। लेकिन सभी कंपनियां करती हैं मैक्सिमम स्तर पर, सभी कोचिंग करती है, सभी लाइब्रेरी वाले मैक्सिमम स्तर पर करते हैं इस चीज़ को। डेटा स्थानीकरण, यानी कि भारत का डेटा को भारत में ही सुरक्षित करना है, इसको बाहर नहीं भेजना है। विनियामक प्राधिकरण, अधिनियम अनुपालन की निगरानी और शिकायतों को निपटाने के लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना करता है। बोर्ड विवादों का निपटारा करने हेतु, उल्लंघन हेतु दंड लगाने के लिए जिम्मेदार भी होता है। ठीक है। अब जैसे फ़ोन नंबर तो मैं भी मांगता हूँ जब पेड ग्रुप में किसी को ऐड करता हूँ, लेकिन आज तक फ़ोन नंबर हमने कहीं किसी को दिया ही नहीं। हमारे पास भी आता है फ़ोन नंबर हमें दे दीजिए, ये करिए, नहीं, कुछ भी नहीं। इस तरह के कृत्य नहीं करने चाहिए। सबसे ज़्यादा चीज़ होता है ट्रस्ट। अगला है डेटा उल्लंघन अधिसूचना। संगठनों के व्यक्तियों और डेटा सुरक्षा बोर्ड को किसी भी डेटा उल्लंघन के बारे में सूचित करना आवश्यक है जो व्यक्तिगत जानकारी से समझौता कर सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य डेटा लीक की स्थिति में पारदर्शिता तथा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। जुर्माना और दंड, इसमें गैर अनुपालन के लिए कठोर दंड की रूपरेखा दी गई है, जिसमें उल्लंघन हेतु भारी जुर्माना भी शामिल होता है। इसका उद्देश्य संगठनों को डेटा सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित भी करना है। इसीलिए डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2023 में बनाया गया था, जिसमें कुछ चीज़ों को और भी शामिल किया गया था बच्चों से जुड़ा हुआ। अब ये जो बच्चों से जुड़ा हुआ प्रावधान है, जिसको लेकर अभी विवाद उत्पन्न हो रहा है, बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे हैं पेपर में, वो क्या है? देखिए क्या है कि डीपीडीपी 2023 की धारा 9 के तहत डेटा फ्यूडिशरीज को बच्चों के डेटा को संसाधित करने से पहले माता पिता या अभिभावक को सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त करनी होगी। अगर बच्चों से जुड़ा हुआ कोई डेटा है, किसी बच्चे का कोई नाम है, उसकी तस्वीर है, उसका डेट ऑफ बर्थ है,
तो अगर उसको कोई कंपनी संसाधित करना चाहती है, एनालाइज करना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती, प्रोसेस करना चाहती है, तो बच्चों के माता पिता से सहमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना माता पिता की सहमति का आप नहीं कर सकते और नहीं करने देना चाहिए। बचना चाहिए बच्चों के फ़ोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने से। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अपने फ़ोटो भी अपलोड करते हैं तो सुरक्षित रहिए थोड़ा सा, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है। एक एआई ऐप से आपके फ़ोटो किस से किस में बदला जा सकता है, आप नहीं यकीन मान सकते हैं। और फिर आप कितनों को समझाते फिरेंगे कि ये मेरा ओरिजिनल फ़ोटो नहीं है, ये एआई द्वारा निर्मित फ़ोटो है। तो इसलिए थोड़ा सा बचना चाहिए। कौन है कौन नहीं आपके प्रोफाइल में, किस तरह के लोग शामिल हैं, इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। ये देखिए अगला क्या है, ये अधिनियम नाबालिगों के लिए हानिकारक डेटा प्रसंस्करण और विज्ञापन लक्ष्यीकरण पर भी प्रतिबंध लगाता है। नाबालिग जो 18 वर्ष से कम है, अगर 18 वर्ष से कम का कोई भी व्यक्ति, लड़का या लड़की या कोई और थर्ड जेंडर है, वो किस प्रकार के ऐड देखेंगे, किस प्रकार का नहीं, ये प्रोफाइलिंग आपको नहीं करनी है। जैसे आप क्या ऐड देखते हैं, इसकी प्रोफाइलिंग होती है। आप में से अधिकांश की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होगी। आप जैसे अगर यूपीएससी का आप ऐड देखते होंगे, कोचिंग का अलग अलग ऐड देखते होंगे, दवाओं का ऐड देख सकते हैं, जो लोग बीमार रहते होंगे, जिनको शॉपिंग का शौक होगा उन कपड़े का देख सकते हैं। तो ये प्रोफाइलिंग आपकी की जाती है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था। लेकिन नाबालिग बच्चों की प्रोफाइलिंग आप नहीं कर सकते हैं, आप उनको कस्टमाइज ऐड नहीं दिखा सकते हैं। इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। विज्ञापन लक्ष्यीकरण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे कोई नाबालिग बच्चा या बच्ची है, उसने शू सर्च किया, जूते सर्च किए गूगल पर, या जूता बोला, उसने मित्र के साथ बातचीत में उसने जूता शब्द बोल लिया, तो जूते का ऐड आने लग जाता है। आप व्हाट्सएप पर चैट कीजिए, बोलिए कि मुझे शू खरीदना है, आप देखेंगे आपके फेसबुक पर वो ऐड आने लग जाता है जूते का, तुरंत आपका डेटा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से काम होता है। तो ये नाबालिगों के साथ नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ संस्थाओं ने स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षणिक संस्थानों सहित सत्यापन योग्य माता पिता की सहमति तथा आयु सीमा आवश्यकता को प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है। इसके अलावा कुछ संस्थानों को प्रतिबंध आधार पर मानदंडों से छूट दी जा सकती है, जो उस विशिष्ट उद्देश्य पर निर्भर करता है। उसके लिए उन्हें बच्चे के डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता होती है। जबकि अधिनियम में माता पिता की सहमति सहित बाल डेटा संरक्षण के लिए उपाय प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन आयु सत्यापन बच्चों को होने वाले नुकसान को परिभाषित करने में चुनौती अभी भी बना हुआ है कि आयु का सत्यापन कैसे करेंगे। मैक्सिमम बच्चे तो अपने माँ बाप का फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, या तो आयु गलत भी बता सकते हैं। अब हर फ़ोन को आधार नंबर से या 10th के सर्टिफिकेट से तो नहीं जोड़ेंगे आयु सत्यापित करने के लिए। तो आयु कैसे सत्यापित किया जाए, कैसे तय किया जाए कि भाई बच्चा एडल्ट है या नहीं है। ऐसी स्थिति निपटने के लिए जहां माता पिता सहमति रद्द कर देते हैं या बच्चे सहमति की आयु तक पहुंच जाते हैं, तो सावधानी पूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। बायोमेट्रिक डेटा का भंडारण, विभिन्न उपकरणों में अनुकूलता सुनिश्चित करने जैसे मुद्दे कार्यान्वयन में कठिनाई पैदा कर सकते हैं। यह अधिनियम स्वयं उन तरीकों का सुझाव नहीं देता जिससे प्लेटफॉर्म उम्र गेटिंग कर सकते हैं, जिससे उद्योग के लिए एक प्रमुख बाधा उत्पन्न हो सकती है। उम्र कैसे डिसाइड करें, इसके बारे में ये एक्ट चुप हो जाता है। अब इसी चुप्पी के कारण से दिक्कत हो रही है कि कोई बच्चा नाबालिग है या नहीं है। ये उद्योग धंधे कैसे डिसाइड करेंगे, कुछ तो पैरामीटर होना चाहिए था। कैसे डिसाइड करेंगे कि ये फ़ोन जो है नाबालिग बच्चा चला रहा है या बालिग बच्चा चला रहा है। यह और एक और चुनौती है कि बच्चे और उनके माता पिता के बीच संबंध विश्वसनीय तरीके से कैसे स्थापित किया जाए। सत्यापन योग्य अभिभावकीय सहमति प्रावधान के साथ आगे कैसे बढ़ना, इन सब चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर कठिनाई उत्पन्न हो रही है। कुछ समाधान भी बताए गए हैं। शुरुआत में मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री है, उसने माता पिता के डिजी लॉकर ऐप का उपयोग करने का विचार किया, जो आधार विवरण पर निर्भर करता है। हालांकि स्केलेबिलिटी और गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण इसको खारिज कर दिया गया। अभी मैंने बोला कि हर फ़ोन को क्या आधार से जोड़ा जाएगा क्या। शुरुआत में मंत्रालय ने इस चीज़ को विचार किया था, लेकिन व्यक्तिगत जो गोपनीयता होती है, प्राइवेसी के कारण इसको रद्द कर दिया गया। उद्योग के लिए अन्य विकल्प सरकार द्वारा अधिकृत एक इलेक्ट्रॉनिक टोकन प्रणाली बनाना था। हालांकि इस दृष्टिकोण में भी व्यवहारिक सीमाएं थी। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा उद्योग प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में उद्योग प्रतिनिधियों ने जोखिम के आधार पर एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण का सुझाव दिया है, जिसमें यूके के आयु उपायुक्त डिजाइन कोड, एज एप्रोप्रिएट डिजाइन कोड AADC को एक मॉडल के रूप में उद्धृत किया गया है। AADC जो है ये यूनाइटेड किंगडम उपयोग किया जाता है वहाँ के बच्चों के एज निर्धारण वगैरह के लिए। तो इस मॉडल को हम उपयोग कर सकते हैं, ऐसा उद्योग धंधों ने भारत सरकार के मंत्रालय के साथ हुई बैठक में समझाया है। अब इस चीज़ को लेकर वैश्विक प्रथाएं क्या हैं। देखिए, मैं रिस्क लेता हूँ इस तरह के टॉपिक को पढ़ाने के। कॉम्प्लेक्स होता है, इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कई सारे स्टूडेंट, इसलिए आधे देखकर छोड़ देते हैं। पूरा देखा कीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंस में सवाल पूछा जाएगा आपसे, पूछा ही जाएगा, यूपीएससी में BPSC में पूछा जाएगा ये सवाल, है ना। देखिए, वैश्विक प्रथाएं क्या हैं।
तो वैश्विक स्तर पर निजता संबंधी कानून माता पिता की सत्यापनीय सहमति प्राप्त करने के लिए कोई प्रौद्योगिकी निर्धारित नहीं है। दुनिया स्तर पर कोई टेक्नोलॉजी इस तरह का निर्धारित नहीं है। डेटा संग्रहणकर्ता को ऐसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की जिम्मेदारी दी है जिसके माध्यम से ऐसी सहमति प्राप्त की जा सके। जो दुनिया भर में मॉडल है उसमें है कि जिसके पास में डेटा संग्रह हो रहा है, जैसे गूगल, जैसे फेसबुक, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, उनके पास में डेटा संग्रह होता है आपका, तो उनको ये जिम्मेदारी कि आप तय करो कि कौन सा डेटा किसका है ना। उदाहरण के लिए यूएस चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट माता पिता की सहमति प्राप्त करने के सटीक विधि निर्देश नहीं करता है, लेकिन इसके अंतर्गत बच्चों के माता पिता की पहचान की पुष्टि के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी को देखते हुए उचित रूप से डिजाइन की गई विधि का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यूरोपीय संघ जो है सामान्य डेटा परीक्षण विनिमय, इसके बारे में यूपीएससी पूछ चुका है कि हाल ही में जनरल डेटा प्रोटेक्शन जो रेगुलेशन है ये कहाँ पर लागू किया गया है। ये यूपीएससी का सवाल है, 2019 ईस्वी का पीटी में पूछा था कि कहाँ पर लागू किया गया, तो ये यूरोपियन संघ का है के अनुसार डेटा संग्रहकर्ता को उपलब्ध प्रौद्योगिकी का उपयोग कर यह सत्यापित करने के लिए उचित प्रयास करने की आवश्यकता होती है कि 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों की ओर से प्रदान की गई सहमति वास्तव में उस बच्चे के माता पिता की जिम्मेदारी के धारक द्वारा प्रदान की गई है या नहीं, इस चीज़ का सत्यापन भी किया जाता। तो कुछ वैश्विक प्रथाएं, कुछ उपाय भी मैंने आपको बताया। क्या है मुद्दा, ये बताया आपको मैंने कि आयु निर्धारण बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, माता पिता के सत्यापन करना में उद्योग धंधों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, सरकार ने क्या एक्ट बनाया है, कब इसको लागू किया गया है, दुनिया भर में कौन सी प्रथाएं हैं, किस मॉडल को हम लोग लागू कर सकते हैं, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक बड़ा ही जघन्य सा टॉपिक है, सुन के आपको आश्चर्य होगा, बहुत बुरा भी लगेगा, आपको लगेगा कि क्या ये राजनीति है या हकीकत है, ये इस तरह का हमारे देश में होता भी है क्या। चलिए देखिए क्या है अगला जो न्यूज़ है, इसको इंडियन एक्सप्रेस ने अपना हेडलाइन बनाया था। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इम्यूनिटी जो मिला हुआ है गवर्नर्स को आर्टिकल 361 के तहत में, इस पर सुनवाई करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा बोस, इन पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। गवर्नर के हाउस पर उस महिला को नौकरी के बहाने बुलाया गया और गवर्नर ने खुद, जैसा महिला का आरोप है, मैं सत्यापित नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं जज हूँ, उस महिला के साथ इस तरह के जघन्य कृत्य करने का काम किया है, आरोप लगाया। लेकिन 361 आर्टिकल होने के कारण से, आर्टिकल 361 होने के कारण से इस तरह के व्यक्ति पर, इतने बड़े सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर मुकदमा चलाना मुश्किल हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इसी चीज़ को जुडिशियल रिव्यू करेगी कि आर्टिकल 361 के तहत जो इम्यूनिटी प्रदान की गई, जो सुरक्षा प्रदान की गई है राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद को, ये किस हद तक वैलिड होगा और किस हद तक वैलिड नहीं होगा, किन केसेज के लिए वैलिड होना चाहिए, किन केसेज के लिए वैलिड नहीं होना चाहिए, इन पर मुकदमा क्यों नहीं शुरू किया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो सुनने जा रही है और उस पर फैसला भी देगी। महिला ने जो कंप्लेन दायर किया था उसमें उन्होंने बताया कि जो महिला है उसको बुलाया गया था अप्रैल और मई के बीच में। अप्रैल में बुलाया गया था नौकरी के लिए कि आप आइए राजभवन, आपकी नौकरी में लगवा दूंगा। इमेजिन कीजिए ज़रा इस सिचुएशन को, अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो जो भी है ये देखेंगे इसको। उसके साथ जब ये कृत्य किया गया, उसके पश्चात राज्यपाल के जो OSD वगैरह होते हैं, उन्होंने इस महिला को कन्विंस करने की कोशिश की, प्रेशराइज करने की कोशिश की कि आप पुलिस केस दर्ज मत कीजिए। कोलकाता पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। तब जो महिला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप इस पर फैसला कीजिए कि आर्टिकल 361 के तहत संरक्षित व्यक्ति जो है वो इस तरह के जघन्य कृत्य करके भी बच सकता है क्या। तो आर्टिकल 361 को ज़रा हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल 361 क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार के अपराधों में संरक्षण दे सकता है और किस प्रकार के अपराधों में संरक्षण बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो जितने ऊंचे पद पर बैठा है उसके लिए संवैधानिक मर्यादा से ज़्यादा नैतिक मर्यादा और भी बड़ी उच्च होनी चाहिए। अगर उसने संवैधानिक मर्यादा को उल्लंघन किया होता तो माफ़ किया भी जा सकता है, लेकिन मानवीय मर्यादा को उल्लंघन करने पर माफ़ नहीं करना चाहिए, सबसे कठोर दंड देना चाहिए अगर किसी ने कुछ किया है तो। ठीक है, ज़रा इस मामले को समझते हैं कि 361 क्या होता है और किस प्रकार से किन किन पदों के लिए संरक्षित किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुखों का संरक्षण। राष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल
या राज प्रमुख अपने पद के शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन के लिए उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन में उसके द्वारा किए गए या किए जाने हेतु तत्परित किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। ये किसके लिए कहा गया है? तो ये राज्यपाल या राज प्रमुख या राष्ट्रपति के लिए कहा गया है कि आपने कोई भी काम किया उस पद पर रहते हुए, तो आपने कोई फैसला लिया है तो उसको लेकर आप किसी न्यायालय के समक्ष जो है वो जिम्मेदार नहीं होंगे। परंतु राष्ट्रपति के आचरण की समीक्षा अनुच्छेद 61 के अधीन किसी आरोप की जांच के लिए संसद के किसी सदन द्वारा नियुक्त या पदाभिहित किसी न्यायालय, अधिकरण या निकाय द्वारा की जा सकेगी। आगे यह भी प्रावधान है, इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को प्रतिबंधित करती है। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जा सकेगी। 361(2) उसकी पदावधि के दौरान कोई भी आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी, ये बोला गया 361(2) में। इस तरह का जब आपराधिक कृत्य हो तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उनको तो खुद ही मर्यादा पद से इस्तीफा दे देना चाहिए कि मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग कैसे गया, इल्ज़ाम लगाए तो मैं अपना पद छोड़ देता हूँ। जब इसका फैसला आ जाएगा जिसमें मैं निर्दोष पाया जाऊँगा, उसके पश्चात ही मैं इस पद को स्वीकार करूँगा। यही होती है मर्यादा जो बहुत पहले अपने देश से जा चुकी है। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई आदेश उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। देखिए, जो इल्ज़ाम है सही या गलत, इसका फैसला तो न्यायालय करेगी, लेकिन जिस तरह के परिदृश्य में घटित हुई है आपको संदेह उत्पन्न होगा ही कि ये क्या मामला है और क्यों इतने दिनों तक दबा दिया जाता है इसको। 361(4) क्या कहता है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध कोई सिविल कार्रवाई जिसमें अनुतोष का दावा किया गया हो, उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में उसके द्वारा अपनी व्यक्तिगत हैसियत में किए गए या किए जाने के तत्परित किसी कार्य के संबंध में, चाहे वो राष्ट्रपति या ऐसे राज्य के राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात किया गया हो, तब तक संस्थित नहीं की जाएगी जब तक कि कार्रवाई की प्रकृति, उसके बाद का हेतुक, उस पक्षकार का नाम, विवरण, निवास स्थान जिसके द्वारा ऐसी कार्रवाई संस्थित की जानी है, ये सब कुछ जो है तभी हो सकती है जब राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए जाने उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात 2 मास की समाप्ति न हो जाए, तब तक उसके पहले के केस और मुकदमे वगैरह भी नहीं शुरू किए जाएंगे। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ये कानूनी भाषा है, ये संविधान का कानून करके एक वेबसाइट ही है जहाँ से लिया है, तो संविधान में इसी भाषा में लिखा जाता है किसी भी एक्ट को, सेम टू सेम वहीं से मैंने उठाया है, ओरिजिनल ही उठाया है मैंने, इसीलिए इस प्रकार की भाषा दिख रही है। हमारे संविधान का भाषा इसी तरह का है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इसी तरह का हमारे संविधान की भाषा, इसी भाषा में हमारा संविधान लिखा गया है। इसलिए तो बोला जाता है ना वकीलों का संविधान है। तो देखिए वकीलों का संविधान की भाषा जो भी है, 361 जो है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके आपराधिक और सिविल कृत्यों के लिए, अपराधों के लिए संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन कृत्य इतने जघन्य हो जाएं तब संरक्षण प्रदान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये यूपीएससी चेयरमैन के बारे में है। क्या नाम है इनका? मनोज सोनी इनका नाम है। ये गुजरात में एक वडोदरा यूनिवर्सिटी करके था, वहाँ पर भी ये रहे थे चेयरपर्सन, और उस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो ख़राब हो गई थी। मनोज सोनी जी यूपीएससी में भी वर्तमान में हैं। इनका टेन्योर एंड होगा 2029 में, लेकिन अपने व्यक्तिगत कारणों से ये मनोज सोनी जी अपना पद छोड़ रहे हैं और छोड़ करके जा रहे हैं कहाँ पर? तो जिस स्वामी नारायण टेम्पल से जुड़े हुए थे, ये स्वामी नारायण टेम्पल जिसके तहत में आप सुनते होंगे ना कि अक्षरधाम टेम्पल जो होता है वो स्वामी नारायण ट्रस्ट का ही होता है, तो उसी से संबंध होने के लिए फिर से जा रहे, उसी संबंध रहे भी हैं ये। इनके ऊपर ये भी आरोप लगा है कि संघ परिवार से और भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नज़दीकी है, तो नज़दीकी होगा तभी तो उस पद पर आए होंगे। किस पद पर? यूपीएससी के चेयरमैन के पद पर। और कई सारे लोग जोड़ रहे हैं कि ये जो पूजा खेड़कर का केस चल रहा है, और भी कई सारे आईएएस आईपीएस वगैरह का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं और घुड़सवारी कर रहे हैं। धांधली खुल गया है, खुलकर सामने आ गया है। यूपीएससी ने ये चीज़ स्वीकार किया है कि पूजा खेड़कर जो है इसने नाम बदल कर 11 बार एग्ज़ाम दिया है, 11 अटैम्प्ट दिए हैं, 11 अटैम्प्ट दिए हैं पूजा खेड़कर ने। नाम, अपने पिता का नाम, अपना सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट तक फर्जी बना के, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यूपीएससी के एग्जामिनेशन को मजाक बनाकर रख दिया और यूपीएससी ने मजाक बनवाया भी। यूपीएससी ने कंप्लेन दायर किया है, एफआईआर किया है किस पर? देखिए
यूपीएससी ने कंप्लेन दायर किया है और क्रिमिनल केस के लिए धोखाधड़ी का केस किया है किस पर, तो पूजा खेड़कर पर। लेकिन यूपीएससी को एक केस यूपीएससी के खिलाफ भी करना चाहिए था कि इसके फर्जी सर्टिफिकेट को हमने स्वीकार किया, इसलिए हम अक्षमता का केस अपने ऊपर करते हैं। कुछ तो करो। 11 लाख बच्चे भरोसा करके अपना 5-5, 7-7 साल बर्बाद कर देते हैं और ये 11 अटैम्प्ट दे रही है लड़की, करोड़ों की मालकिन, और विकलांगता का सर्टिफिकेट बनाकर घूम रही है। सोचिए ज़रा, विश्वास धज्जी उड़ जाती है। इससे भी ज़्यादा विश्वसनीय संस्था थी क्या कोई देश में? खुलकर सामने आएगा तो पता चलेगा कि कितने सारे को पैसा लेकर भी किया गया हो, क्या पता कौन देखने जा रहा है भाई। जब सर्टिफिकेट में इतनी धांधली है तो आज तक के जितने बच्चे पास हुए हैं ओबीसी से, एससी से, एसटी से, सबकी जांच कर लेनी चाहिए थी अगर विश्वसनीयता बनाए रखनी है तो। खैर, ये सब कहने सुनने की बातें हैं, बुलडोजर चलवा के इसको मैनेज कर दिया जाएगा। इनको यूपीएससी ने माना कि इन्होंने गलत किया है, फिर भी इनको हटाया नहीं गया, बल्कि यूपीएससी इनसे पूछ रही कि आपको क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए। कई सारे जो पूर्व सिविल सर्विसेज के अधिकारी रहे हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं यूपीएससी पर कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको तो सीधे बर्खास्त कर देना चाहिए था उसको। आप अभी भी उससे पूछ रहे हैं, आप कोर्ट केस में जा रहे हैं, केस दर्ज करवा रहे हैं, एफआईआर वगैरह क्यों? कि आपको तो बर्खास्त करना चाहिए था सबसे पहले। एफआईआर किया तब कोर्ट में जाएगा मामला, फिर लंबा खींचेगा, कोर्ट कल को आदेश दे देगी। जो आदमी इतना सब कुछ मैनेज कर सकता है, कोर्ट ही मैनेज कर सकता है कि अभी हम इनका कैंडिडेचर बहाल करके रखते हैं, फैसला आएगा तब देखा जाएगा। फैसला आने में 20 साल लग जाएगा, मामला ख़त्म हो जाएगा। यही सब चीज़ें हो रही हैं इसमें। इसके बारे में बता दिया। अभी मैं आपको यूपीएससी के बारे में बताता हूँ, यूपीएससी क्या है और किस प्रकार से संवैधानिक प्रावधान किया गया है। 65 बीपीएससी में यूपीएससी से सवाल पूछा गया था। 65 बीपीएससी में यूपीएससी सवाल पूछा गया था कि यूपीएससी को चेयरमैन के हटाने की जो प्रक्रिया है वो बाकी सभी संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सभी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को हटाने की प्रक्रिया जो है महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, जबकि यूपीएससी चेयरमैन को जो हटाया जाता है उसमें जांच पड़ताल के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिकमेंड करती है और उसके आधार पर हटा दिया जाता है। तो यूपीएससी के चेयरमैन को हटाने की प्रक्रिया बाकी सभी संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के चेयरमैन की प्रक्रिया से अलग है और यही चीज़ पूछा गया था 65वीं बीपीएससी 2019 ईस्वी में। तो ज़रा इसको देखते हैं कि क्या है ये मामला और यूपीएससी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, संघ और राज्य संघ लोक सेवा आयोग बहुत ही प्रेस्टीजियस संस्था है, अद्भुत चीज़ है। लेकिन वर्तमान में बाकी देश की जिस तरह से सभी संस्थाएं बर्बाद हुई हैं उसी प्रकार से ये भी उसी कागार पर है। इससे पहले जो यूपीएससी के चेयरमैन रहे थे वही एनटीए के चेयरमैन हैं। जो अभी एनटीए में धांधली हुआ है तो एनटीए के चेयरमैन वही हैं जिससे पहले यूपीएससी के चेयरमैन थे वो 2020 में। उसके पश्चात सभी मनोज सोनी जी थे जिनका फ़ोटो दिखाया मैंने आपको। इनका भी बैकग्राउंड उसी तरह का है कदाचित। जिस यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का रैंकिंग ख़राब हो गया और 2002 के गुजरात दंगों के पश्चात इन्होंने हिंदुत्व के रक्षा नाम से एक लंबी चौड़ी लेख प्रणाली चलाई थी, किताब भी लिखा था। तो थोड़ा सा अच्छे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं, एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संहिता बनाने का अधिकार प्राप्त है। इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। राज्य स्तर प्रशासनिक सेवाओं हेतु स्टेट पीसीएस के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। 1975 तक एसएससी जो भर्ती करती है वो काम भी इसी के पास में था। बाद में एसएससी का गठन कर दिया गया और इसके जो कई सारे चयन प्रक्रिया थे वो एसएससी को दे दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। इसको संविधान के 4 पिलर में से एक माना गया है। 4 पिलर कौन कौन से हैं बंधुओं? 4 में से 3 दरख्त हो चुके हैं, चौथा थोड़ा बहुत बचा हुआ है। एक है यूपीएससी जिस पर दाग लग चुका है। एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इस चुनाव में बिल्कुल ही दिख ही गया। एक है कैग के रिपोर्ट अब गायब ही हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। एक है सुप्रीम कोर्ट। बाबा अम्बेडकर के द्वारा और संविधान निर्माताओं के द्वारा इन चारों को हमारे संविधान का 4 स्तंभ बताया गया था। 4 में से 3 में दरारें आ चुकी है, चौथी बची हुई है सुप्रीम कोर्ट। देखते हैं कब तक बचती है। तो ये चिंता का सबब इसलिए है क्योंकि देश में संवैधानिक बीपीएससी का सवाल है,
सवाल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको राजनीति नहीं सिखा रहा हूँ। ऐसा कतई मत सोचिएगा कि मेरी कोई विचारधारा है, ये सब चीज़ों मत पढ़िए। मैं आपको सवाल पढ़ा रहा हूँ। 67 बीपीएससी में 67th बीपीएससी मेंस का सवाल है। 67th बीपीएससी मेंस का सवाल है कि देश में किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग किए जा रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि कुछ चुनौतियाँ हैं। चुनौती में आप ये सब गिना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के यूपीएससी के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, कैग के बारे में गिना सकते हैं कुछ कमियों को। लेकिन आप ये लिखेंगे उसके कंक्लूजन में कि ऐसा नहीं है, हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं अच्छी तरीके से चल रही है, कुछ कमियों खामियों को दूर करने की आवश्यकता ज़रूर है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था, ये कोई राजनीतिक चीज़ें मैं नहीं कह रहा था कि इस गवर्नमेंट ने किया, उस गवर्नमेंट ने, ये सब चीज़ें नहीं किया था। ओके, देखिए अगला क्या है। संघ लोक सेवा आयोग भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, इसे बता दिया मैंने। एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ये हालांकि कहने के लिए ही है, भारत सरकार इसमें जब चाहे जो चीज़ परिवर्तन करती रहती है। अभी देखा आपने किस तरह के व्यक्तियों को इसके चीफ के पद पर नियुक्त किया जाता है। केंद्र में यूपीएससी के समानांतर राज्य में एसपीएससी है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक एसपीएससी की संरचना वगैरह दिए गए हैं। अगला है संवैधानिक प्रावधान 315, ये आर्टिकल पूछा जाता है। संघ और भारत के राज्य हेतु लोक सेवा आयोग का गठन। 316 यूपीएससी के साथ एसपीएससी सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। 317 यूपीएससी एसपीएससी दोनों के सदस्यों को हटाना, निलंबित करना। 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा के शर्तें हुए नियम बनाना। 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध। 320 है लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन। और 321 है लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। ओके, 322 है लोक सेवा आयोग का व्यय। और 323 है लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। हर साल यूपीएससी अपना रिपोर्ट जारी करती है। संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल यूपीएससी कोई भी सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी उनका आयु हो, इसमें वो पद धारण करते हैं। वर्तमान के जो हैं इनका 2029 तक है, क्योंकि काफ़ी कम उम्र में ये बन गए क्या तो यूपीएससी के चेयरमैन। जो वर्तमान के अपने जो मनोज सोनी जी हैं, ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मात्र 32 या 33 साल की उम्र में ही बन गए थे, राजनीतिक पहुँच के कारण से। पुनर्नियुक्ति, कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है, अपने कार्यालय में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टेटमेंट बनाकर पूछा जाएगा। त्यागपत्र, लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। सदस्यों का निष्कासन, निलंबन, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उनके पद से हटाया जाएगा। राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी निलंबित कर सकता है, जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय जो इसकी जाँच पड़ताल करती है, उसके पश्चात राष्ट्रपति जी को रिकमेंड करती है, फिर राष्ट्रपति जी हटा देते हैं। पदच्युत, यूपीएससी का अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है यदि वह दिवालिया घोषित हो जाए, अपने कार्यकाल के दौरान कार्यालय कर्तव्यों के बाहर किसी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न हो। मतलब कि यूपीएससी के चेयरमैन भी हैं और मान लीजिए आप दुकान भी चला रहे हैं, बिजनेस भी चला रहे हैं, तो भी आपको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की राय में मानसिक और शारीरिक दुर्बलता को प्राप्त कर चुका हो तो भी उसको हटाया जा सकता है। सेवा की शर्तों को विनियमित करना, यूपीएससी के मामले में भारत के राष्ट्रपति की शक्ति। आयोग के सदस्यों की संख्या उनकी सेवा की शर्तों को निर्धारित राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आयोग के कर्मचारियों की संख्या उनकी सेवा शर्तों के संबंध प्रावधान भी राष्ट्रपति ही करते हैं। शक्तियों प्रतिबंध, यूपीएससी के सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। उनका जो नियुक्ति होता है उसके पश्चात कोई भी उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। कार्यों का विस्तार करने की शक्ति, किसी राज्य का विधानमंडल, संघ लोक सेवा आयोग या एसपीएससी द्वारा संघ या राज्य की सेवाओं के संबंध में या कानून अथवा किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा गठित किसी भी स्थानीय प्राधिकरण कॉर्पोरेट की सेवाओं के संबंध में अतिरिक्त कार्यों का अभ्यास हेतु प्रावधान कर सकता है। आयोग के सदस्यों कर्मचारियों के वेतन जो होते हैं भारत की संचित निधि फंड, यानी कि कॉन्सोलिडेटेड जो फंड है हमारे भारत का संचित निधि, वहाँ से इनको पैसे दिया जाता है स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कि इनका जो व्यय होगा वो संसद की देखरेख में होता है। सब कुछ होता है, कितना कुछ फैसिलिटी दिया गया है। और कृत्य देखिए इनके, रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यूपीएससी भारत के राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों की एक वार्षिक रिपोर्ट भी देता है, जिसको राष्ट्रपति महोदय संसद के पटल पर रखते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा यूपीएससी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते। अगला न्यूज़ है आपका, जैसे कल टीआरई में पूछा गया, जो मैंने करवाया था। क्या था कल टीआरई में, तो मैंने एक बार करवाया था कि एनआईए के जो चीफ हैं वो उनको बनाया गया है, जो पहले किस चीज़ में, तो मुंबई ताज अटैक में शामिल थे, ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर थे। उसी प्रकार से ये पूछा जा सकता है। विनय मोहन क्वात्रा
विनय मोहन क्वात्रा। क्या नाम है इनका? विनय मोहन क्वात्रा नाम है। और ये भारत के फॉरेन सेक्रेटरी रहे थे, अब फॉरेन सेक्रेटरी के पद से हट गए हैं। नए सेक्रेटरी कौन बने हैं? मैंने बताया है, 2 दिन पहले ही बताया है, भूल गए होंगे आप लोग, बताना मुझे ज़रा। तो विनय मोहन क्वात्रा जी को अब यूएस का एम्बेसडर बनाया गया है। भारत के एम्बेसडर होंगे कहाँ पर? तो यूएस में। भारत के जो प्रतिनिधि होंगे कहाँ पर? तो यूएस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये विनय मोहन क्वात्रा जी जो फॉरेन सेक्रेटरी के पद से हटे हैं, अब ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भारत के एम्बेसडर के पद पर बैठे होंगे। इनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ज़रूर ही ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है न्यूज़। अगला न्यूज़ जो है वो है आर्काइव 2.0। आर्काइव क्या है? तो भारत सरकार का एक आर्काइव है, राष्ट्रीय अभिलेखागार होता है। इंडियाज़ हिस्ट्री इन डिजिटल अवतार। देखिए यहाँ पर बोला गया कि दिव्य प्रोजेक्ट है, दिव्य। ये क्या प्रोजेक्ट है भाई? इस प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार के इतिहास अभिलेखागार में, आर्काइव में आज तक के करोड़ों पृष्ठ छपे हुए हैं। करीब में 34 करोड़ पृष्ठ हैं भारत सरकार का आर्काइव में। पेजेज, जो पेज, कई सारे समझौते जो आज भी हम दुनिया भर में करते हैं कहीं पर समझौते, तो उसके पश्चात उसको आर्काइव में भेज दिया जाता है। इतिहास में कोई समझौता हुआ है, 1857 के युद्ध के समय का कोई आदेश है, हमारे देश का जो इतिहास है, लक्ष्मीबाई के साथ जो अंग्रेज़ों का कुछ डील हुआ होगा तो उसका आदेश जो होगा वो, महात्मा गांधी के साथ जो होगा वो सब कुछ हमारे नेशनल आर्काइव में रखा हुआ है। नई दिल्ली में है ये नेशनल आर्काइव, बहुत ही बड़ा सा बिल्डिंग है। वहीं पर इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है, जिसके तहत क्या है कि इन सभी करोड़ों पेजों को स्कैन करके डिजिटलाइज फॉर्मेट में, दिव्य नाम के, दिव्य प्रोजेक्ट का नाम है, इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से इनको संग्रहित किया जाएगा और कहीं से भी इनको एक्सेस किया जा सकता है। अभी वर्तमान में देखिए किस प्रकार से लोहे की अलमारी पर फाइल बनाकर इनको ट्यूबलाइट और एसी में रखा जाता है। काफ़ी ज़्यादा अहम होते हैं, ये हमारे देश के इतिहास है जिसको आने वाली पीढ़ी के लिए हमें बचा कर रखना है। हमें दुनिया भर में जो अपनी कोई तर्कों को रखना होता है, किसी डॉक्यूमेंट को रखना होता है, तो उस समय हमें ये चीज़ चाहिए होता है। कुछ दिन पहले ही एक यामी गौतम की मूवी आई थी, आपने अगर देखा होगा, जिसमें जो 370 को रद्द किया गया जम्मू कश्मीर से, तो उसको लेकर उस मूवी में बड़ा ही अच्छा दिखाया गया कि एक डॉक्यूमेंट और एक आर्टिकल को ढूंढने के लिए कितना मेहनत किया गया था गृह मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि वो कहीं पर मिल ही नहीं रहा था। फिर जम्मू कश्मीर के आर्काइव से जो लाइब्रेरी है वहाँ से वो लोग उठा कर लेकर आए थे। तो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ वो आर्टिकल था। तो इसी तरह के जो चीज़ें होती हैं वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, उसको इस आर्काइव में रखा जाता है। इस प्रोजेक्ट को दिव्य नाम दिया गया। और प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो प्लेटफॉर्म का नाम आपको मैं दिखा देता हूँ, अभिलेख पटल पोर्टल। अभिलेख पटल जो पोर्टल है उसी पर इसको संग्रहित किया जा रहा है। अभिलेख पटल पोर्टल पर 34 करोड़ के करीब में पेज हैं, उसको स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। पिछले 2-3 सालों से प्रोजेक्ट चल रहा है और अभी आगे भी चलने वाला है। इस तरह के हाईटेक जो कैमरे होते हैं उनके द्वारा इनको फ़ोटो लेकर और स्कैन करके फिर इनको संरक्षित किया जा रहा है। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। इसके डिटेलिंग में तो आपसे नहीं पूछेगा, दिव्य प्रोजेक्ट के बारे में और अभिलेख पटल पोर्टल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बहुत सारा पैसा खर्च किया जा रहा है इस पर। 250 से 300 ईयर का जो कागज़ पर लिखित इतिहास है हमारा, उन सभी को संग्रहित किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। बार्क, क्या नाम है इसका? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। छोटा सा ही न्यूज़ है, उसके बाद पर वीडियो को एंड कर लेंगे। इसने बोला है कि पीने के पानी में अगर 60 माइक्रोग्राम तक अगर यूरेनियम मिला हुआ है तो पिया जा सकता है। 60 माइक्रोग्राम पर लीटर के हिसाब से अगर मिला हुआ है तो उसको पिया जा सकता है, सुरक्षित वाटर होता है। जो WHO का पैमाना है उसके हिसाब से है 30 माइक्रोग्राम 1 लीटर में होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 माइक्रोग्राम जो है वो 1 लीटर जल में होना चाहिए, तब उसको सुरक्षित माना जाता है। आपको पता होगा कि भारत के जल में कई जगहों पर यूरेनियम की मात्रा देखी गई है, तो बार्क जो है इसने इसको चेंज कर दिया है और WHO का पैमाना 30 ग्राम का है, जबकि बार्क ने बोला है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कि 60 माइक्रोग्राम 1 लीटर पानी में अगर है यूरेनियम तो पीने के लिए बिल्कुल सेफ़ है और उससे कोई खतरा मानवों को नहीं हो सकता है। यूरेनियम के पानी में अधिकता के कारण से कैंसर उत्पन्न हो सकता है और भी कई सारी तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आज का न्यूज़ वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कुछ छूट गया होगा आज के पेपर में तो उसको अगले न्यूज़ में हम लोग कवर करेंगे। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा, ग्रुप में जुड़ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।